देखो, मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से सुनना। वरिष्ठ अध्यापक की जो जो तैयारी कर रहे हैं, उनके स्पेसिफाइड जीके के अंदर एक टॉपिक दे रखा होता है, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान, जो मैंने पिछली वाली क्लास में भी आपसे कहा था। और यहां से सवाल 100% आएगा। आज दिन तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। भले रणथंबोर से आए, भले जालोर से आए, भले उसका चित्तौड़ वाले से आए, कहीं से भी आए, पर एक सवाल 100% आएगा, क्योंकि उसने स्पेशल सिलेबस के अंदर उसको दे रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, 4-5 पेज में पूरी हिस्ट्री उसकी समाप्त हो जाती है। तो पढ़ने में भी आसानी है, इंटरेस्टिंग सी कहानियां है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, आपको वहां से सवाल आएगा। दूसरी बात यह है कि एक दूसरा टॉपिक दे रखा होता है, मुगल राजपूत संबंध। क्या दे रखा होता है? एक टॉपिक स्पेशल दे रखा होता है, रीट में ले लो, लैब असिस्टेंट में ले लो, आप सेकंड ग्रेड में, सब में दे रखा होता है। अब मुगल राजपूत संबंध का मतलब यह है कि जो जो मुगल बादशाह हुए हैं, मुगल पहला भारत में कौन आया था भाई? बाबर, आप सारे जानते हो। और बाबर के बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और फिर है औरंगजेब। तो ये अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह था। 1526 के अंदर ये आया था, और 1707 में औरंगजेब जो है वो मर जाता है। अपन ने, पुराने वाले को पता होगा, देबारी समझौते वगैरह अपन ने सारे पढ़े थे। तो यहां तक वाला ये टॉपिक दे रखा होता है। तो मतलब जब बाबर वहां पर राजा बना, तब अपने यहां पर राजा कौन कौन थे, उनके उनके साथ में क्या संबंध रहे। तो अपन पढ़ेंगे, जब मेवाड़ वाला पढ़ेंगे, कि अपने यहां पर उस समय राणा सांगा थे। सांगा जी ने पहले खानवा का युद्ध लड़ा था। फिर सांगा के बाद में कौन होते हैं? रायमल। रायमल तो उनके पिताजी थे। सांगा के बाद में विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, और उनके बाद में जो भी है 2-3 छोटे मोटे राजा, और अंतिम में लास्ट में राज सिंह सिसोदिया। तो ये सारे राजा अपन को यहाँ पढ़ने होते हैं। फिर इसके बाद में मारवाड़ में कौन कौन से थे, तो वो अपन मारवाड़ में पढ़ेंगे। बीकानेर वाले बीकानेर में पढ़ेंगे, और फिर आमेर वाले आमेर में पढ़ेंगे। तो ये राजवंश भी आपका हो जाता है, और साथ साथ में आपका मुगल राजपूत संबंध वाला टॉपिक भी यहाँ पर हो जाता है। बात समझ में मेरी आ रही है? दूसरी बात ध्यान से सुनना, कोई ये नहीं सोचे, बहुत सारों के मन में ये विचार आ जाता है कि सर अभी तो चुनाव उनाव होंगे, 2-3 महीने तक तो कुछ भी होना जाना नहीं है। आज का अखबार किसी ने पढ़ा क्या? पढ़ा किसी ने? आज का राजस्थान पत्रिका पढ़ना, फ्रंट पेज के ऊपर लिखा हुआ है, आरपीएससी को और नई भर्ती परीक्षाओं की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास में और कोई काम नहीं है। आरएस प्रीलिम्स वाला था, वो उसने करवा दिया। फिर उसके पीछे उसने वो कॉलेज लेक्चरर वाली भर्ती भी दे दी। तो अब उसका एग्जाम ही करवाना बाकी है, फॉर्म वॉर्म उसके भरवा चुके हैं। तो किसी की भी सरकार बनो, भले बीजेपी की बनो, कांग्रेस की बनो, उससे ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये भ्रांतियां रहती है, पूछते हैं सर कि सर अब कांग्रेस वापस आएगी तो वो तो भर्ती करवाएगी नहीं, बीजेपी आएगी तो नई गवर्नमेंट होगी, वो स्टार्टिंग में क्यों करवाएगी, वो तो 1 साल भर के बाद में करवाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। किसी भी सरकार का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। उसमें सदस्य या अध्यक्ष मनोनीत करने का काम राज्यपाल के पास में है, मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर, लेकिन उसे हटाने का काम राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास में? बाकी उसको हटाया भी नहीं जा सकता। एक बार अगर आप नॉमिनेट हो गए तो मतलब आप हो गए, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे एक बंदे को भी नॉमिनेट किया गया, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, कर्नल केसरी सिंह, किया गया, कल परसों के अखबार में भी था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कर्नल केसरी सिंह को नॉमिनेट किया गया। अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि मेरी गलती होगी, उस आदमी को नॉमिनेट नहीं करना था। कर दिया तो कर दिया। अब गहलोत साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना रमेश गहलोत साहब के हाथ में है, ना अशोक गहलोत साहब के हाथ में है। किसी गहलोत साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब उसको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और वो भी कदाचार करे तो, कुछ उल्टा काम करे तो, कुछ भ्रष्टाचार वाली बातें करे तो, बाकी ऐसे कोई नहीं हटा सकता। तो वो संवैधानिक संस्था है, उसकी प्रक्रिया अपने स्तर पर चलती रहती है। और मैं आपको कह रहा हूं, जैसे ही चुनाव आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, आचार संहिता हटती, सबसे पहले अगर कोई भर्ती आएगी, सबसे पहले तो वो वरिष्ठ अध्यापक की आएगी। किसकी आएगी? तो जो वरिष्ठ, रीट वाले भी बीएड तो कर ही रखा होता है, वरिष्ठ अध्यापक तो तुम सारे ही देते हो। उल्टा रीट में सिलेबस बहुत ज्यादा है, वरिष्ठ अध्यापक में थोड़ा कम है, जीके के पोर्शन की बात करें तो। प्रिपेयर रहना, तैयार रहना, भर्ती कभी भी आ सकती है। फिर एग्जाम की भर्ती आने के बाद अपन महीने भर तक फॉर्म भरने का वेट करते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं डेट कब आएगी। और फिर लोगों के मन की बातें बता रहा हूँ जो मैं सुनता हूँ, अरे यार सर, मार्च अप्रैल में तो 10वीं 12वीं के एग्जाम होते हैं, अप्रैल तक तो एग्जाम नहीं होगा, ये तो मई जून में होगा, अपने पास तो 5 महीने। अरे तुम्हें क्या करना, कभी भी हो, तुम तो तुम्हारी तैयारी करके रखो। बाढ़ कभी भी आ सकती है, अपन को अपनी पाड़ बांध के रखनी है। मेवाड़ी के अंदर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अपनी पाड़ बांध के रखे, और पर डे का पर डे पढ़े। नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छे अच्छे हो जाते हैं।
इसलिए रोज का रोज पढ़ना है, भले ही 1 घंटे तक बैठना है पर रोज पढ़ना है, और मुश्किल से 1 घंटे में सारा पढ़ाया हुआ आपका क्लियर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा देना है खाली रोज का, जब एग्जाम आए तब तुम्हारा जितना समय दे सकते हो उतना दे लो। तुम तो खुशकिस्मत हो कि एग्जाम आने से पहले पहले तुम्हारी तो कोचिंग पूरी हो जाएगी। बंदा क्या करता है कि भर्ती आने के बाद में आता है और आने के बाद में फिर पढ़ना स्टार्ट करता है, तो जब तक परीक्षा आती है ना उसका सिलेबस होता है, उसके पास समय ही नहीं बचता कि वो उसका रिवाइज कर सके, और बिना रिवीजन किए तो कोई चीज याद होती नहीं है। क्यों होती है? इतने माइंडेड अपन होते हैं तो बात ही न्यारी होती। तो इसलिए रोज का रोज पढ़ना है और उसको क्लियर करना। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं अगले वाले टॉपिक की, जो कौन सा है, मेवाड़ का इतिहास। पहली बात, ध्यान से सुनना सारे, मैंने शायद पिछली वाली क्लास में आपसे कहा भी होगा, फिर से कह रहा हूं, कोई भी एक राजवंश अगर अपन पढ़ेंगे ना तो उसका एक तो फिक्स एरिया होता है। भाई रणथंबोर पढ़ा तो सवाई माधोपुर में है, जालोर जालोर जिला पर्सनल है, उसमें से सांचौर भले ही अब अलग कर दिया हो। अपन सिवाना पढ़ते तो वो कहाँ है, बाड़मेर में। तो कोई भी जैसे अपन मेवाड़ पढ़ेंगे तो मेवाड़ का फिक्स एक एरिया है। तो सबसे पहली बात अपन को ये पता होनी चाहिए कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं। दूसरी बात, हर क्षेत्र के कुछ पुराने नाम होते हैं, जैसे जालोर का जाबालीपुर है, तो इसके भी कुछ पुराने नाम है, तो वो नाम अपन को याद रखने। सीधा एग्जामिनर पूछ सकता है जनपद काल में मेवाड़ को क्या कहते थे, या मेवाड़ से पहले इसको क्या कहते थे, तो वो अपन को याद रखना है। तीसरी बात, कोई भी राजवंश होगा तो उसका एक संस्थापक होगा। क्या होगा? जैसे गोविंदराज कहां पर था, रणथंबोर में। कीर्तिपाल कहां पर था, जालोर में। ऐसे इस राजवंश का भी एक क्या होगा, संस्थापक। हर राजवंश के संस्थापक के पीछे एक छोटी सी कहानी होती है। जैसे गोविंदराज को जागीर मिली, वो जालो अजमेर से कहा गया, रणथंबोर। कीर्तिपाल कहां पर था, नाडोल में, नाडोल से कहां पर गया, वहां पर। वैसे की वैसी कहानी यहां पर भी होगी। वो राजवंश छोटे थे इसलिए वहां समस्या नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजवंश है। ये 566 ईस्वी के अंदर ठेठ स्टार्ट हुआ था, और 1947 में जब अपन आजाद हुए ना तब समाप्त हुआ। मतलब लगभग 1500 साल का इतिहास है अपने पास। कितने साल का? 100 साल में होता तो 1 घंटे में अपन निपटा लेते। अब 1500 साल का इतिहास है तो कम से कम 15 घंटे तो लगने ही लगने हैं। क्या नहीं लगने? लगने। तो नवरात्रि और दिवाली तक तो अपने क्या चलना है? जय चित्तौड़, जय मेवाड़। बात समझ में आ रही है? तो वो एक कहानी है। जैसे मैं कहता रहता हूं, मैं हर क्लास के अंदर कहता हूं, शायद पहले भी मैंने आपको कहा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। आपका नाम क्या है? ऋतिक। मैंने कहा होगा शायद कि ऋतिक मान लो कभी गुजरात चला गया, उसकी नौकरी वहां लग गई, तो अपने बाल बच्चों को, बीवी को, सबको ये गुजराती लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? यस और नो? लेके जाएगा। तो वहीं पर रहेगा आने वाले लंबे समय तक। वहीं पर रहेगा तो उसके घर परिवार वाले वहीं पर रहेंगे। अब कालांतर में हो सकता है ऋतिक का बेटा, पोता, पड़पोता कोई वहां का मुख्यमंत्री बन जाए। मे बी पॉसिबल। कि नरेंद्र मोदी ने खुद ने जीवन में नहीं सोचा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। उसके पिताजी की तो बात छोड़ो आप, राहुल जी ने तो फिर भी सोचा है। उन्होंने तो सोचा है ना भाई, उनके तो मम्मी यूपीए की प्रेसिडेंट रही, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी, दादी रही, नाना जी, पर नाना जी जो भी थे वो भी रहे। तो वो तो बचपन से सोचते होंगे कि मैं बन सकता, पर मोदी जी ने तो नहीं सोचा था। तो हो सकता है ऋतिक का कोई बेटा या पोता गुजरात के अंदर क्या बन जाए, मुख्यमंत्री। लेकिन उस मुख्यमंत्री से कोई जाकर ये जब पूछेगा कि भाई तुम्हारे वंश का यहाँ संस्थापक कौन था, कौन था, भले ही ये आम आदमी है, भले ही ये मास्टर है, लेकिन ये क्या है, संस्थापक है। सेम वही कहानियां, एक व्यक्ति कहीं बाहर से आता है, वो आम आदमी होता है, वो यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है। कालांतर में बाबा रावल जैसे, राणा सांगा जैसे, कुंभा जैसे, प्रताप जैसे प्रतापी शासक हो गए। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि तुम्हारा पहला व्यक्ति मेवाड़ में आने वाला कौन था, तो नाम तो उसी का आएगा, भले वो आम इंसान ही क्यों ना हो। बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये बताओ कि उदयपुर के रहने वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो। एक, दो, तीन, चार, पांच। महिलाओं में कोई उदयपुर का नहीं है? एक। नहीं पूछूंगा, ईमानदारी से बताओ। कोई नहीं है? सारे कहां से आए हो? पाकिस्तान से? हाँ मैडम बताओ, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? सही गलत से कोई मतलब नहीं है, जैसा आपको आता है वैसा बताओ। हाँ बताओ। एक मिनट। चित्तौड़, राजसमंद, भिलवाड़ा,
सलूम्बर। हाँ आप बताओ। डूंगरपुर। प्रतापगढ़। हाँ मैनारिया जी। प्रतापगढ़। सुनो अब मेरी बात सारे ध्यान से। मेवाड़ का इतिहास। कौन कौन से जिले आते हैं सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। पहला जिला जिसके बिना उदयपुर या मेवाड़ जो भी है वो अधूरा है, कौन सा है भाई? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में अगला जो है वो कौन सा है? उदयपुर। महाराणा उदय सिंह जी ने बसाया। राज सिंह सिसोदिया ने बसाया, जिसका क्या नाम हो गया? राजसमंद। फिर भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? फिर है आपका प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था देवलिया। क्या था? देवलिया मेवाड़ के अधीन एक ठिकाना था। क्या था? ठिकाना। लेकिन कालांतर में अपन ये पढ़ेंगे कि इसको अलग कर दिया जाता है और फिर वहां पर प्रताप सिंह नाम का राजा हुआ जिसने इसका नाम क्या कर दिया? प्रतापगढ़। तो पहले ये मेवाड़ के अधीन ठिकाना था। अपन ये भी पढ़ेंगे कि देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर थे बाघ सिंह। क्या नाम था? जो बाद में मेवाड़ के दूसरे साके के अंदर केसरिया कर लेते हैं, बहादुर शाह जब आक्रमण करता है तब। तो ये मेवाड़ के अधीन था। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? देवलिया। और अभी एक नया जिला बना है, उसको भी आप इसमें ऐड करेंगे, जिसका क्या नाम है? सलूम्बर। तो इन सबको मिलकर क्या बनता है? आपका मेवाड़ बनता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात मैंने कहा था कि हर किसी जगह के कुछ प्राचीन नाम होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और एलडीसी के अंदर आया भी था कि मेवाड़ को जनपद काल में क्या कहते थे? कौन से काल में? जनपद काल में। जनपद काल में क्या कहते थे मेवाड़ को? जिस किसी ने मेरे से सिविलाइजेशन पढ़ी है उन सभी को पता होगा कि जनपद काल में मेवाड़ वाले भाग को क्या कहते थे? शिवी। शिवी की राजधानी क्या थी? मध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़। ऐसे कौन कौन विद्यार्थी है जिनको ये नहीं पता है कि जनपद काल क्या होता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, मैं बताऊंगा आपको, मैं इसीलिए आया हूं। हाँ तो शर्माना नहीं है अपने। किसी पड़ोसी को अगर आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं सोचना कि पड़ोसी को तो आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, मैं बोलूंगा तो कुछ हो जाएगा। ना तो मैं आपका ससुर लग रहा हूं, ना मैं आपका कुछ रिश्तेदार लग रहा हूं, ना मैं आपका ब्यान जी ब्याव जी कुछ नहीं लग रहा हूं। मैं इसीलिए आया हूं कि आपको पता चले। तो पहली बात सुनो कि जनपद काल क्या होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर आपको पता चलेगा कि इसका नाम शिवी कैसे पड़ा। देखो सुनो ध्यान से, जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ये इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है, ऐसे ही है। यहाँ एक देश है जिसको अपन ने वर्ल्ड कप में हरा दिया, क्या नाम है उसका भाई? वाह। तो यहाँ एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? जो इंडिया में सिर्फ कहां बहती है? जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी कहां बहती है? पाकिस्तान में। पहले अपनी थी, जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था। लोग ऐसा कहते थे कि सिंधु नदी के नीचे जितने भी लोग रहते हैं वो हिंदू है। कौन है? सिंधु के नीचे रहने वाले हिंदू। इसलिए अपने देश का नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान। क्या हो गया? जबकि ओरिजिनली अपना नाम क्या था? भारत। क्या था? अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? इंडिया। और नरेंद्र मोदी ने फिर से क्या कर दिया है? भारत। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वेरी गुड। गहलोत साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, अभी जो आएंगे जिनको। तो सिंधु नदी के आसपास में एक सिविलाइजेशन होती है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सारे जानते हो। अब सिंधु घाटी सभ्यता वहां पर हुई और अचानक एक दिन वो समाप्त हो गई। तभी तो अपन ने खोद के निकाला, कालीबंगा से ये निकला, हड़प्पा से ये निकला, मोहनजोदड़ो से ये निकला। तो जब वो सिविलाइजेशन समाप्त हुई तब सब लोगों ने अपने अपने मत दिए। इतिहासकारों ने, किसी ने कहा कि साहब यहां पर कोई बाढ़ आ गई होगी, किसी ने कहा कि यहां पर कोई महामारी फैल गई होगी, किसी ने कहा किसी ने आक्रमण कर दिया होगा। सबने अपने अपने मत दिए। मान लो भाई अपनी सभ्यता समाप्त हो जाए तो बहुत सारे लोग, कोई कहेगा कोरोना आ गया था, कोई कहेगा आयर नदी के अंदर बाढ़ आ गई थी, सब अपने अपने मत देंगे। तो यहां पर भी लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन एक सर्वमान्य मत जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि यहां पर एक जाति ने आक्रमण किया जिसका नाम है आर्य। क्या नाम है? आर्य। आर्य यहां पर आए और आने के बाद में उन्होंने इस सिविलाइजेशन को समाप्त कर दिया। तो आर्य यहां पर आए और इस सिविलाइजेशन को समाप्त किया। गार्डनर और व्हीलर नाम के दो आदमियों ने ये बात कही थी। तो उन्हें यह पूछा गया कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो भाई, कुछ तो तुम्हारा मत रहा होगा। भाई किसी ने कहा बाढ़ आई थी, तो पास में नदी बहती है सिंधु, हो सकता है बाढ़ आ सकती है। तो इन दोनों ने कहा कि हमें एक जगह मिलती है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है?
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? तो हमें वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में डेड बॉडीज मिली। तो लेकिन जब अपन डेड बॉडीज को दफनाते हैं तो अपन ऐसा दफनाते हैं। शव को कैसे दफनाया जाता है? ऐसे ही दफनाते ना। ऐसा तो है नहीं कि हाथ काट के वहां दफनाओगे, सिर काट के वहां दफनाओगे, पैर काट के वहां दफनाओगे। तो वहां से जो डेड बॉडीज मिली उसमें सबके अंग जो थे वो अलग अलग बिखरे हुए पड़े हुए थे। कंकाल, मतलब कंकाल मिले। किसी का हाथ वहां था, किसी का सर वहां था, किसी का कुछ वहां था। तो सारे के सारे इतिहासकारों ने कहा कि हो सकता है ये कब्रिस्तान होगा, लेकिन गार्डनर और व्हीलर कहते हैं कि ये कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान होता तो डेड बॉडी जैसी मिलती। यहाँ पर किसी ने अटैक किया है और अटैक करने के बाद में इन लोगों को क्या कर दिया है? मार दिया है। और मार देने के बाद में एक जगह पर इनको क्या कर दिया है? फेंक दिया है। और फिर उसके ऊपर रेती आ गई और वो एक क्या बन गया? टीला बन गया। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये कूलर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जो अभी तक यहाँ पर पड़ा है अपने पास में। इसको म्यूजियम में रखेंगे अपन अब थोड़े दिनों के बाद। तो सबने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारी बात मान ली कि आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया और ये सिविलाइजेशन समाप्त हुई। तो उनने कहा कि भाई आर्य कहां से आए थे? तो मैक्स मूलर ये कहता है। कौन कहता है? मैक्स मूलर साहब ये कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आने के बाद में सिविलाइजेशन को समाप्त किया और अब यहाँ पर कौन रहने लग गए हैं? आर्य रहने लग गए हैं। इसीलिए भारतीयों को आर्य पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि विंध्याचल से लगाकर हिमालय पर्वतमाला तक आर्य रहते थे, इसलिए उसको आर्याव्रत कहा गया। क्या कहा गया? आर्याव्रत कहा गया। मतलब यहाँ पर किसका निवास स्थान था? आर्यों का था। और अब यहाँ पर आर्य रहने लग गए। किसी भी एक स्थान पर अगर इंसान रहेगा ना, तो उसकी ये मूल प्रवृत्ति होती है कि उसकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। आज से 25-30 साल पहले जैसा आपका गांव था वैसा आज नहीं है। आज से 25 साल पहले छोड़ो, 10 साल पहले जैसा उदयपुर था वैसा आज नहीं है। जब मैं उदयपुर आया था ना, तब फतेहपुरा चौराहे के ऊपर मुश्किल से एक या दो मोटरसाइकिलें कभी नजर आती थी। दोपहर में तो नजर भी नहीं आती थी। और आज इतना जाम लगता है कि शनिवार रविवार को तो वहां जाने को जगह ही नहीं मिलती। फतेह सागर जाने वाले लोग इतने हो गए। क्यों? क्योंकि एक समय में अपनी पॉपुलेशन 21 करोड़ थी। कितनी? पिछली जनसंख्या गणना के अनुसार 1 अरब और कितनी हो गई? 21 करोड़। और इस बार वाली जो सेंसस चल रही है, जिसके आंकड़े आने बाकी है, उसके अंदर आप सबको बहुत बहुत बधाई कि अपन पूरे वर्ल्ड में टॉप कर गए हैं। और 1 अरब और 41 करोड़ अपनी क्या हो गई है? पॉपुलेशन। मतलब पिछले 10 सालों में अपन 20 करोड़ बढ़ गए। कितने करोड़? लाख हजार नहीं सर, करोड़। इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई है, इसीलिए कंपटीशन बढ़ गया है, इसीलिए ट्रैफिक बढ़ गया है। बात समझ में आ रही है? और आने वाले, अभी लग जाओ नौकरी तो ठीक है, नहीं आने वाले 10 साल के बाद में और 20 करोड़ बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो टाबरों के जब तुम्हारे कंपटीशन का दौर आएगा तब कितना कंपटीशन होगा। इसलिए अपने नौकरी लगनी और टाबर तैयारी नहीं भी करे ना तो भी कोई लोड नहीं है। डिड यू नो टाबर क्या होता है? वेरी गुड, क्या बात है सर। तो अब अपनी पॉपुलेशन जब इतनी बढ़ी, तो पॉपुलेशन जब यहां पर बढ़ती है ना, तो इन लोगों का विस्तार होता है। और जब विस्तार होता है तो ये इधर नहीं जाते हैं। इधर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा नदी के पास में होती है। और अगर आप पाकिस्तान से आगे वाले भाग में जाओगे तो वहां पर नदियां नहीं है, वहां पर रेगिस्तान है। क्या है? और रेगिस्तान में तो पानी मिलते ही नहीं है। और इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय होता था कृषि और पशुपालन। इसलिए ये इधर इंडिया वाले पार्ट में आए। और आप इधर जानते हो कि अपने यहाँ पर रावी, चिनाब, झेलम, सरस्वती, घग्गर, माही, गंडक, कोसी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, फलानी ढिमकी, पता नहीं कितनी सारी नदियां बहती है। तो ये अब यहाँ पर आकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। और जब व्यक्ति एक स्थान पर रहना ढंग से स्टार्ट करता है ना, तब उसका समाज कुछ भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे अपने गांव है, गांवों से मिलकर तहसीलें हैं, तहसीलों से मिलकर जिले हैं, जिलों से मिलकर स्टेट हैं, और स्टेट से मिलकर क्या बनता है? इंडिया। और भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत जो है वो राज्यों का क्या है? संघ है। साथ में एक बात और भी लिखी हुई है कि इंडिया है वो ही भारत है। इंडिया इज ए भारत, ये भी आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है। लेकिन ये गहलोत साहब ने आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि वो कांग्रेस ही है ना। समझ में आ रही बात? वो गुस्सा करते हैं इसलिए नहीं बताया होगा। तो यहां पर जो है वो एक स्थान पर जब रहना स्टार्ट होते हैं तो इनका समाज कुछ भागों के अंदर बढ़ जाता है। और जब बढ़ता है तो इनके समाज की सबसे छोटी इकाई होती है कुल। क्या होती है? कुल यानी परिवार। आज भी अपन कहते हैं कुल कुटुंब के नहीं कहते हैं, कहते हैं? तो कुल यानी परिवार। परिवारों से मिलकर इनका बनता है ग्राम। क्या बनता है? ग्राम यानी गांव।
आज भी लिखते हैं अपन ग्राम पंचायत, कहीं पे गांव पंचायत देखा आपने? नहीं, ये वर्ड अपन ने बनाया। गांव ओरिजिनल क्या था? ग्राम। फिर इनके ग्राम से मिलकर बनते थे विश, विश यानी इनकी तहसीलें, और विश से मिलकर बनते थे जन, जन यानी जिले, और जब ये जन और ज्यादा बड़े हो गए तो इनको क्या करने लगे? जनपद। और जब वो जनपदों का दौर चल रहा था, उस समय की बात है, तब मेवाड़ वाले भाग को क्या कहते थे? शिवी। क्या कहते थे? शिवी। और शिवी की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। और उसी को वर्तमान में अपन क्या कहते हैं? चित्तौड़। बात समझ में आई या नहीं आई? ईमानदारी से अगली कहानी से तारक मेहता के